नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में पद्मश्री सेठ किशन दास और सोनीपत में दादा कुशाल सिंह दहिया, ब्रिगेडियर होशियार सिंह की मूर्ति का अनावरण किया है और उनकी जीवनी से लोगों को रूबरू भी करवाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में पद्मश्री सेठ किशन दास की प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम मनोहर लाल ने सेठ किशन दास की जीवनी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सेठ किशन दास ने अपने जीवन में समाज सेवा के लिए जो कार्य किया वे अन्य राजनेताओं के लिए भी प्रेरणादायी है। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की भलाई करके दिखाया कि समाज सेवा भी राजनीति का हिस्सा हो सकती है। बचपन में जब सुनते थे सेठ जी के प्रति बहुत सी बातें उस समय हमारे ध्यान में आती थी, और मुख्य रूप से जिस समाज सेवा का जुनून उनको था, जिसके कारण से उनको पद्मश्री मिला, ये बात बहुत अनुकरणीय उस समय भी लगती थी। आज भी जब उनका इतिहास जानते हैं जो लोग, उनको लगता है कि समाज सेवा भी राजनीति का एक हिस्सा हो सकता है। वरना तो बहुत लोग राजनीति और समाज सेवा को अलग अलग धारा में देखते हैं, अलग अलग खेलों में देखते हैं कि सेवा करनी है तो फिर राजनीति में क्यों रहना है, और राजनीति करनी है तो सेवा का क्या मतलब है। लेकिन मित्रों, विरले ही ऐसे लोग इतिहास में हुए हैं जिन्होंने राजनीति और सेवा ये साथ साथ चलाई है। आज रोहतक का इतिहास नजरों के सामने से घूम गया है। रोहतक के ऐसे नेता जिनको बच्चा बच्चा जानता है, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला है। बहुत लोग राजनीतिक और समाज सेवा को अलग अलग देखते हैं। सेवा करनी है तो फिर राजनीति में क्यों रहना है, और राजनीति करनी है तो सेवा का क्या मतलब। लेकिन इतिहास में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने राजनीति और सेवा को साथ साथ चलाया है। ऐसे ही व्यक्तित्व सेठ किशन दास थे। रोहतक का इतिहास, वर्षों का इतिहास नजरों के सामने से घूम गया है। जब इस अवसर पर रोहतक एक ऐसे नेता सेठ जी के नाम से जिनको बच्चा बच्चा जानता रहा है, आज भी जानता है, उनकी प्रतिमा का अनावरण ये करने का मुझे अवसर मिला है। सेठ किशन दास ने अपना राजनीतिक सफर वर्ष 1961 से रोहतक की धरती से शुरू किया था। उनके देहांत के बाद उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग आज नहीं बल्कि कांग्रेस के समय वर्ष 2010 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समक्ष रखी गई थी, लेकिन उन्होंने 4 सालों में ये काम नहीं किया, जो कि बड़ी आसानी से कर सकते थे। उसके बाद जब हमारे पास ये विषय आया, तब हमने कहा कि नगर निगम से प्रस्ताव पारित करवाकर प्रतिमा स्थापित की जाए, और आज प्रतिमा का अनावरण करने का ये अवसर मिला है। तो मित्रों, देश और समाज की चिंता करने वाले ऐसे लोग जिनसे प्रेरणा लेते हैं, उनमें सेठ श्री किशन दास जी एक व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन इस रोहतक की धरती से 1961 में शुरू कर दिया था। 1961 में वो पार्षद बने थे, नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे। बाद में आगे चल करके और भी जिम्मेदारियां संभालते रहे। कांग्रेस के भी वो 2 बार जिला अध्यक्ष रहे, एक पार्टी का नेतृत्व किया। लेकिन ठीक कहा अमरीश जी ने कि उनके जाने के बाद ये मांग मनमोहन जी ने आज नहीं रखी, ये कांग्रेस के रहते समय उनके जाने के बाद 2010 के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी रखी गई थी। लेकिन उन्होंने 4 साल रहते हुए ये काम नहीं किया, बड़ी आसानी से कर सकते थे। जब हमारे पास ये विषय आया, हमने कहा ठीक है, नगर पालिका से नगर निगम से प्रस्ताव पारित कराओ, और पारित कराने के बाद वहां प्रतिमा लगाओ। मैं स्वयं आऊंगा उसका अनावरण करने के लिए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2014 में सत्ता संभालते ही हमने हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दिया था। मतलब हम आपस में मत भिन्नता न रखें कि कौन किस जाति का है, क्योंकि जातियों के आधार पर लीडर दलों में शामिल होकर जातियों के आधार पर वोट मांगते हैं। सेठ किशनदास के समय में भी ये विचारधारा थी, लेकिन उनका गुण सबको साथ लेकर चलने का था, सेवा का था। और मैं तो अब व्यक्तिगत अनुभवों से ये कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा एक कारगर उपाय है, क्योंकि मैंने सत्ता संभालते ही 2014 में ये तय किया था, पहला नारा दिया था हरियाणा एक हरियाणा में एक। आपस में हम मत भिन्नता न रखें, ये उस जाति का है, इस जाति का है, ये जातियों के आधार पर, और लीडर आगे लगते हैं, जातियों को पीछे लगाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं दलों में शामिल होकर के उन जातियों के वोट को लेकर के कॉम्बिनेशन में कौन बड़ा हो गया, कौन छोटा हो गया। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय दर्शन दिया। उन्होंने कहा था, समाज का जो पिछड़ा व्यक्ति है, जो किसी कारण से पिछड़ गया है, ऐसे गरीब परिवार की यदि हम चिंता नहीं करेंगे, उसे अपने बराबर लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो सुखी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति के उत्थान को लेकर हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। जिस अंत्योदय की बात हो रही है, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने एक विषय सामने रखा था कि एक सुखी समाज की कल्पना यदि आप करते हो, तो समाज का वो गरीब व्यक्ति, वो पिछड़ी बस्ती का व्यक्ति, वो ऐसी जाति में जन्मा जो जाति यानी पिछड़ी हुई कही जाती है, अनुसूचित जाति कही जाती है, ऐसे इलाकों में रहने वाले गरीब परिवार या किसी सामान्य जाति में भी गरीब परिवार किन्हीं कारणों से पिछड़ा है, तो सबसे पहले जब तक आप उसकी चिंता नहीं करोगे, उसको नहीं उठाओगे, उसको अपने बराबर लाने की कोशिश नहीं करोगे, तो सुखी समाज की कल्पना नहीं कर सकते। मित्रों, अगर आपको समाज को सुखी करना है तो सेवा के माध्यम से, चाहे सरकार में है चाहे सरकार से बाहर हैं, इन कामों को यदि करेंगे, एक सुखी समाज बनेगा, निश्चित बनेगा। सोनीपत में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दादा कुशाल सिंह दहिया, ब्रिगेडियर होशियार सिंह की मूर्ति का अनावरण किया और दादा कुशाल सिंह दहिया, ब्रिगेडियर होशियार सिंह की जीवनी से लोगों को रूबरू करवाया। हरियाणा की मनोहर सरकार जनता का विश्वास जीतने के साथ साथ प्रदेश के हित में सेवा करने वाले उन सब महान विभूतियों का सम्मान कर रही है, जिनकी पिछली सरकारों ने अनदेखी की। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश न केवल विकास के पथ पर अग्रसर है, बल्कि देश भर में अपनी पहचान भी कायम कर रहा है और अपनी मनोहर छवि भी बना रहा है। प्रदेश की इसी मनोहर छवि को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में 135 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया और इसी के साथ ही विश्वविद्यालय में अटल अकादमी और आइडियाज लैब का भी लोकार्पण किया गया। के इस मेरे दौरे में एक ऐतिहासिक ये काम हो गए कि तीनों ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो राष्ट्रीय ध्वज के एक प्रकार का इतना ऊंचा 135 फुट ऊंचे झंडे को लहराने का अवसर डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी के परिसर में रहा हो, या फिर दहिया खाब के द्वारा जो दो उनके हीरोज हैं, जिसमें बाबा खुशहाल सिंह जी, दादा खुशहाल सिंह जी जिसको कह रहे हैं, और इसी प्रकार से ब्रिगेडियर होशियार सिंह जी जो बलिदानियाँ उन्होंने दी हैं, उस बलिदानी को याद करते हुए उन दोनों की प्रतिमाओं का अनावरण आज खरखोदा में हुआ है। वहाँ भी लोगों में जज्बा था। मैं समझता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रमों से आम जनता में भी देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी, लोगों को संस्कार मिलेगा। ऐसे कार्यक्रम सब जगह होते रहने चाहिए। और प्राकृतिक आपदा यानी कि बाढ़ से हरियाणा के कई जिले प्रभावित हो गए हैं। अस्त व्यस्त हुए सूबे को फिर से पटरी पर लाने के लिए मनोहर सरकार तत्पर है। स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ग्राउंड पर उतरकर जनता का सहयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के तांडव से हरियाणा के 12 से 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। जिलों में नुकसान और अस्त व्यस्त सूबे को फिर से पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मेगा प्लान के जरिए जनता को कठिनाइयों से निकालने के लिए प्रयासरत है।
बाढ़ से प्रभावित तमाम जिलों में जहां जहां जानमाल का नुकसान हुआ है, उसका आकलन किया जा रहा है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों की जानकारी दी। यमुनानगर, यमुनानगर के बाद करनाल, करनाल से पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली, फिर फरीदाबाद और पलवल। कल दोपहर से ये मान के चलना चाहिए कि पलवल में सबसे बड़ी समस्या थी। आज इस समय तक मेरी अभी बात तो नहीं हुई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पानी वहाँ घटना शुरू हो गया होगा, क्योंकि कोई भी पानी जहाँ भी जाता 24 घंटे उसका एक उफान रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इसलिए पलवल से निकल करके वो पानी मथुरा की तरफ चला गया होगा। ऐसे ही यही स्थिति घग्गर की थी। घग्गर, छोटी नदियाँ जैसे मारकंडा, जैसे टांगरी, सरस्वती, ये 3-4 नदियाँ मिल करके वो कैथल के आसपास सब इकट्ठी मिल जाती हैं, जोर बनाती हैं। तो इसका सबसे पहला नुकसान हुआ था पंचकुला, फिर अम्बाला, अम्बाला के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद कैथल, कैथल से नरवाना का एरिया, फतेहाबाद का एरिया और फिर सिरसा। कल सिरसा में यानी रानिया, रतिया और सिरसा, इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा उफान था। तो वही स्थिति जैसे मैंने पलवल की बताई, आज उधर भी पानी निकलना शुरू हो गया होगा, डाउन होना शुरू हो गया होगा। तो इस सारे में काफ़ी नुकसान हुआ है, जाने भी गई हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों के साथ साथ बारिश से जहां जहां जल जमाव हुआ, उनकी भी सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि बाढ़ और जल जमाव के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, ताकि जान का नुकसान कम से कम हो और लोगों को परेशानी का सामना भी कम से कम करना पड़े। इसके साथ ही रिलीफ कैंपों में लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, उनको घरों में वापस भेजा जाएगा। जो जिले प्रभावित हुए हैं कम ज़्यादा, क्योंकि इसमें दोनों तरह के जिले हैं, बाढ़ प्रभावित भी हैं और वर्षा के पानी के कारण से भी जहाँ ज़्यादा पानी भरा है वो भी उसमें है। 1385 ऐसे जिले प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक्चुअल लॉस बताया जा रहा है वो 403 है। बाकी में लॉस अभी आइडेंटिफाई होना है। काफ़ी इसमें मकान डैमेज हुए हैं, 133 मकान तो पूरे गिरे हैं। एक कल तक की सारे कल 15 तारीख थी ना, तो कल शाम तक का ये आंकड़ा है, आज का आंकड़ा भी नहीं है इसमें। तो 133 तो पूरे हाउसेज डैमेज हुए हैं, 184 पार्शली डैमेज हुए हैं और जो पशु हैं वो भी बड़े पशु यानी गाय भैंस आदि 110 पशुओं की मृत्यु हुई है और पोल्ट्री यानी जो हमारे पोल्ट्री फार्म उस एरिया में आ गए वो भी लगभग 20,000 ऐसी पोल्ट्री का भी नुकसान हुआ है। जिन लोगों को घरों से बाहर निकाल करके दूसरे स्थानों पर कैंप में ले गए, ऐसे लगभग 5400 लोग हैं, जो जैसा ही मामला ठीक हो रहा है धीरे धीरे वो अपने घरों को वापस जाएंगे। लेकिन जब तक वहाँ रहते हैं उनके भोजन की, उनके पानी पीने के पानी की अथवा और कोई मेडिकल हेल्प, ये सारी चीज़ें उनको वहाँ दी जा रही हैं। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 लाख एकड़ एरिया पानी से प्रभावित हुआ है। सीएम ने बताया कि ज्यादा नुकसान वाले इलाकों में सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, इसलिए किसान क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्टर करें। टोटल जो एरिया है जिसमें ये पानी भरा है वो 1,60,000 हेक्टेयर है, अर्थात 4 लाख एकड़। अब इसमें सारे में लॉस होगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी कुछ ज़मीनें खाली थी, कुछ अभी जीरी की बुआई चल रही थी, पौध लग रही थी और अभी समय ऐसा है कि पानी अगर उतर जाता है तो जहाँ पानी 6 इंच 8 इंच रहेगा तो जीरी की रुपाई दोबारा भी हो जाएगी। जुलाई का महीना ये चीज़ें रिकवर करने लायक हैं। हाँ, बहुत नुकसान होगा तो उसका असेसमेंट थोड़ा सा बाद में होगा। उसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल है, किसानों को ये कहा जाएगा कि वो उसमें रजिस्टर करें, फिर उसकी गिरदावरी और उसका जो वो होगा यानी सर्वे होगा। हरियाणा सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों की सुरक्षा को लेकर सतर्क और गंभीर है। बरसाती पानी के कारण कोई बीमारी ना फैले, इसके लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा देश में एक विकसित राज्यों के तौर पर उभर रहा है। जहां हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, तो वहीं हरियाणा दूसरी ओर समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने का काम भी कर रहे हैं।
और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की ओर से लागू की गई परिवार पहचान पत्र योजना आज लोगों के लिए वरदान भी साबित हो रही है। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीब जरूरतमंदों की पहचान हो रही है और जरूरतमंद सभी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, जिसमें से एक है परिवार पहचान पत्र योजना। इस योजना के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहां विकास को व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और व्यक्ति के साथ परिवार की पहचान कर इसे और पुख्ता बनाया गया है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। इससे न केवल अंत्योदय परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा गया है, बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय का कल्याण सबसे पहले हो। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जिससे समग्र प्रदेश का डाटा एक जगह उपलब्ध हो पाए। परिवार पहचान पत्र कि पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उसका तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। जहां अनेक राज्यों ने PPP को अपनाने की पहल की है, तो वहीं सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासन को सुविधा भी मिली है। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए न सरपंच, न नंबरदार और न ही BDO कार्यालय जाने की जरूरत है। व्यक्ति की आय जैसे ही 60 वर्ष हो जाती है, उसका नाम बुढ़ापा पेंशन सूची में दर्ज हो जाता है और उसे आने वाले महीने से पेंशन मिलने आरंभ हो जाती है, जो सीधी लाभार्थियों के खाते में जाती है और हर महीने 2750 रुपए मिलने आरंभ हो जाते हैं। इस योजना से जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है, वहीं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ स्वतः मिलना आरंभ हो गया है। यही नहीं, जाति प्रमाण पत्र, PDS सेवाएं जैसे दर्जनों सेवाएं हैं जो अब लाभार्थियों तक ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच रही हैं। इससे जहां कार्य प्रणाली में पारदर्शिता आई है, वहीं योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा को फुल प्रूफ बनाने की अनेक चेक और बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस डाटा से छेड़छाड़ न कर पाए। समय समय पर इस डाटा का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। इसके अलावा डाटा अपडेशन इसके निरंतर प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर प्रशासन की ओर से कमेटियों द्वारा न केवल डाटा की जांच पड़ताल की जाती है बल्कि कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे अपडेट भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे 68 लाख परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार संबंधी सभी जानकारियों को उपलब्ध करवाया है, जिसकी बदौलत सरकार परिवार पहचान पत्र का डाटा तैयार कर पाई और इससे गरीब परिवारों की पहचान भी हुई, जिन्हें सरकार ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है,
लेकिन हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश के हर परिवार और नागरिक संबंधी डाटा की रिपोर्ट तैयार की है। परिवार पहचान पत्र के जरिए मुख्य पहचान व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को एक नई इकाई माना गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार के यूनिक आईडी बनाने का फैसला लिया है, जिसके आज सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। आज दलाल और बिचौलिया संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो गई। साथ ही सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो ताकि अंत्योदय परिवारों के चेहरे पर खुशी लाई जा सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, कृषि अवशेष प्रबंधन योजना किसकी ओर से चलाई जा रही है। इसका सही जवाब है डी, ए और बी दोनों ही। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं गुरुग्राम से हरीश यादव। हरीश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है कुलदीप सिंह, जो कि रोहतक से बाल संरक्षण अधिकारी के पद पर काबिज हैं। बाल गृह में रहने वाले बेसहारा अनाथ बच्चों के लिए सरकार ने हरी हरी योजना की शुरुआत की है, जिसका सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि इन बच्चों का जो भविष्य है वो भी जो है बनाया जा सके। यह योजना सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से लागू करी है। इस योजना के तहत वे बच्चे लाभ उठा सकते हैं जिन बच्चों को 5 साल से कम उम्र की आयु में जो है बाल गृह में छोड़ दिया गया था और वो बच्चे बाल गृह में रहकर अपनी 18 वर्ष की आयु जो पूरी कर चुके हैं, उन बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत जो मापदंड हैं वो ये हैं कि वो जो बच्चा जो है हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और 18 वर्ष तक जो है बाल देखरेख संस्थान में रहा होना चाहिए। और इसके लिए जो सरकार द्वारा जो लाभ दिए जाएंगे उसमें सबसे पहले ये है कि बच्चे को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, उसको कौशल उसका विकास के लिए जो है उसको प्रबंध किए जाएंगे, तकनीकी उच्च शिक्षा के लिए जो है उसको जो है अवसर प्रदान किए जाएंगे जो कि बिल्कुल निःशुल्क होंगे। और जब बच्चा 25 साल की उम्र पार कर लेगा या विवाहित हो, जो भी पहले हो, तब तक जो है उसको जो है ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ उस बच्चे को जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी का लाभ जो है उसको दिया जाएगा। इस योजना के तहत आने वाले बच्चों को सरकार द्वारा ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में जो है नियुक्ति की जाएगी। और अगर कोई बच्चा ग्रुप ए और ग्रुप बी में जाना चाहता है तो उसके लिए जो है शर्त ये है कि वो स्नातकोत्तर होना ज़रूरी है और बच्चे को किसी भी प्रकार का जो है टेस्ट क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है ग्रुप सी और बी के लिए। सीधा ही जो है उसका ग्रुप और बी और सी में सी और डी में उसका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ कब हुआ था। ए 24 फरवरी 2021, बी 24 फरवरी 2021, सी 12 फरवरी 2022, डी 22 अप्रैल 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।